तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है पापा वाज गोइंग फ्रॉम होम टू मार्केट यस्टरडे। ठीक है, जिन बच्चों को इंग्लिश अच्छे से समझ में आती है उनको तो पता चल गया होगा कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है और इसकी हिंदी क्या है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है पापा वाज गोइंग फ्रॉम होम टू मार्केट यस्टरडे, इसका मतलब है पापा कल घर से बाजार की तरफ जा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो हिंदी है हमें कैसे पता चला कि भाई इसकी हिंदी प्रेजेंट में निकलेगी, पास्ट में निकलेगी या फिर आने वाले समय में यानी कि फ्यूचर में निकलेगी। हमें कैसे पता चलेगा कि इसका सेंस क्या है और कौन सा ऐसा वर्ड है इस इंग्लिश के सेंटेंस में जिससे हमें ये सारी बातें पता चलती हैं कि इस सेंटेंस का टेंस कौन सा है और ये हमें आखिर में कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पर देखिए पापा वाज गोइंग फ्रॉम होम टू मार्केट यस्टरडे, इस सेंटेंस में यहाँ पर ये जो पापा है ये ही तो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बाजार की तरफ जा रहे थे, है ना। जो पापा है वही तो जा रहे थे। तो ये जो काम को करने वाले हैं जो मार्केट की तरफ जा रहे थे ये कौन है, पापा हैं। तो पापा यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है जो कि काम को करता है। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया। अब हमें टेंस का पता लगाने के लिए हमें कहां पर आना पड़ेगा, हमें आना पड़ेगा वाज गोइंग पर। आप जानते हैं वाज वर्ब का इस्तेमाल हम पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। अब जब आपको इतना पता है कि पास्ट के कंटिन्यूअस में इसका इस्तेमाल करते हैं तो मतलब ये जो पूरा सेंटेंस है ये हमें पास्ट के बारे में बताएगा। और जब हम वाज को देखेंगे और उसके आगे देखिए गो के साथ लगा हुआ है आईएनजी, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है और पास्ट के किसी ऐसे वाक्य को बताता है जो पास्ट में लगातार हो रहा था, कंटिन्यूटी में था। जब हमने देखा था तो तब कंटिन्यूटी में था। तो पापा वाज गोइंग तो मतलब पापा जा रहे थे फ्रॉम होम, घर से। ठीक है, फ्रॉम ये क्या है, एक प्रीपोजिशन की तरह आपको यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है जो कि ये बता रहा है कि ये घर से किसी चीज से किसी चीज की तरफ जा रहे थे। ठीक है, तो यहां पर इस सेंटेंस को हमने इस तरह से देखा। एक और देखिए ये जो आपका वाज है ना, इसमें ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और जो गो है ये आपकी मेन वर्ब है। ठीक है, इसी तरह से आई टोल्ड राहुल बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड माई पॉइंट, मतलब मैंने राहुल को क्या किया, बताया पर वो मेरी बात नहीं समझ सका। अब ये कौन सा सेंटेंस है भाई, ये सेंटेंस है आपका, बताइए किसका है। यहां पर जो लिखा हुआ है आई टोल्ड मतलब मैंने राहुल को बताया, यहां तक तो ये पास्ट का इंडेफिनेट है, आई टोल्ड राहुल। ठीक है, बट ये आपका एक तरह से कंजक्शन है जो कि इस वाले सेंटेंस को आई टोल्ड राहुल और ही कुड नॉट अंडरस्टैंड माई पॉइंट इन दोनों को जोड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक कुड यूज हुआ है। कुड का इस्तेमाल आप जानते हैं, कोई किसी काम को कर सका, नहीं कर सका, कर पाया या नहीं कर पाया। तो राहुल यहाँ पर क्या नहीं कर पाया, उसकी बात को नहीं समझ पाया या फिर उसकी बात को नहीं समझ सका। तो आई टोल्ड राहुल बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड माई पॉइंट, परंतु वह मेरी बात को नहीं समझ सका। माई पॉइंट मतलब जो मैं बात उसको बता रहा था उस टाइम पर वो मेरी बात को नहीं समझ सका। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको ट्रांसलेट किया। तो इन सब चीज़ों को ट्रांसलेट करने के लिए, समझने के लिए जिन जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता होती है, जिन जिन वर्ड्स की, कॉन्सेप्ट की आपको आवश्यकता होती है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हेल्पिंग वर्ब को समझेंगे और मेन वर्ब के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो देखिए जो सबसे पहले आपका पर्सन कॉन्सेप्ट होता है, इसमें आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है जो बात करता है, यानी कि आपका जो कार्य है ना उस कार्य को, या तो जो उस कार्य को करता है या फिर बोलते टाइम जो बात करता है वो ही आपका फर्स्ट पर्सन होता है। अब मैं आपसे बातें कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर फर्स्ट पर्सन हूं क्योंकि मैं बोल रहा हूं। यदि मैं किसी कार्य को कर रहा होता तो मतलब यदि मैं अपने बारे में बताता हूं तब मैं फर्स्ट पर्सन कहलाता। सेकंड पर्सन का मतलब होता है जिससे बात करता है। अब मैं बात किससे कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं आपसे बात। आप जो इस वीडियो को देख रहे हो ना, मैं आप ही से बात कर रहा हूं, तो मतलब मैं तो हो गया फर्स्ट क्योंकि मैं बोल रहा हूं। अब मैं आपसे बातें कर रहा हूं तो आप यहां पर सेकंड पर्सन हो गए। और हम बात जिसके बारे में करेंगे वो कहलाएगा थर्ड पर्सन। जिसके बारे में बात करता हूं, जिसके बारे में मैं बात करता हूं वो होता है आपका थर्ड पर्सन। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई, हम कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट के बारे में बात, इंग्लिश के बारे में बात, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात। तो इंग्लिश लैंग्वेज एक तरह से थर्ड पर्सन है और मैं फर्स्ट पर्सन हूं और आप यहां पर सेकंड पर्सन है। अब जैसे ही मैं बोलना बंद करूंगा हो सकता है कि आप बोलना स्टार्ट कर दें, तो फिर क्या होगा, अब आप बोलेंगे तो आप फर्स्ट पर्सन बन जाएंगे और मैं आपकी बात को सुनूंगा तो मैं सेकंड पर्सन बन जाऊंगा और आप जिसके बारे में बात करेंगे वो थर्ड पर्सन बन जाएगा। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो ये है कि मान लीजिए
दो लोग किसी के बारे में चुगली कर रहे हैं, चुगली तो आपने करी होगी कभी ना कभी, तो दो लोग हैं जो कि किसी के बारे में चुगली कर रहे हैं। अब वो जिसके बारे में चुगली कर रहे हैं वो हो गया थर्ड पर्सन, और उनमें से जो चुगली कर रहा है दूसरे व्यक्ति को बता रहा है वो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन और जो सुनने वाला वो सेकंड पर्सन। ठीक है, इस तरह से आप सुन सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, आप यहाँ पर सेकंड पर्सन, और अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर थर्ड पर्सन की तरह काम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हमने बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक इंग्लिश ग्रामर को कवर किया है। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, आपको बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। A to Z वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस क्विज, कोर्स सर्टिफिकेट सब कुछ आपको दिया जाएगा। और हाँ, इसका जो प्राइस है वो 299 है, जो बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम। इतने प्राइस में आपको कोई भी कोर्स नहीं मिलेगा, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें ई बुक से चाहिए, तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हाँ, ये ई बुक है, PDF के रूप में मिलेगी, किसी के भी फिजिकल एड्रेस पर ये बुक नहीं जाएगी, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आप जैसी पेमेंट करोगे तुरंत आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, और यदि आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आपके ईमेल आईडी पर भी भेज दी जाएगी। तो चलिए बात करते हैं अब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो सब्जेक्ट जो होता है ना, सब्जेक्ट को होता है जो काम को करता है, यानी कि जो काम को करने वाला होता है वो सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर जैसे मैं काम कर रहा हूँ आपको पढ़ाने का, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट, जिस पर या फिर जिसमें काम का असर पड़े। अब जो सब्जेक्ट काम करता है ना, इसका जो काम है उसका यदि किसी वस्तु पर या फिर किसी व्यक्ति पर असर पड़ रहा है तो वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, और वर्ब का मतलब है जो काम किया गया है। अब जैसे हम क्या काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पर पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो ये जो पढ़ाने का काम है इसी को तो वर्ब बोलते हैं। वर्ब का मतलब हिंदी में काम या फिर कार्य है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, अभी हमने पीछे देखा था, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जिससे काम के समय का पता चले। काम के समय के बारे में यदि आपको पता लगाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब को रट लेना है, बिल्कुल। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी आपको बताएगी कि कौन सा समय है और किस समय के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई और हेल्पिंग वर्ब हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, इज एम आर, हैज हैव और डू डज। जी हाँ, इज एम आर, हैज हैव और डू डज, इनके अलावा आपको प्रेजेंट में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, टेंसेस की बात कर रहा हूं मैं, टेंसेस की। ठीक है, क्योंकि मॉडल्स तो अलग हैं, वो तो वुड, शुड, कुड, वो तो अलग हैं, उनके बारे में अलग बात होगी। पास्ट में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वाज वर, हैड और डिड। इनके अलावा कभी भी आपको इज एम आर को पास्ट में यूज नहीं करना है, हैज हैव को कभी भी यूज नहीं करना है, डू डज को कभी भी यूज नहीं करना है। देखिए इज एम आर की जगह हम वाज वर का इस्तेमाल करते हैं पास्ट में, हैज हैव की जगह हैड का इस्तेमाल करते हैं और डू डज की जगह डिड का इस्तेमाल करते हैं। ये बात तो आप जानते हैं, इसलिए मैंने इनको सीरियल वाइज लिखा है। इसी तरह से जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो उसमें विल, विल बी, विल हैव और विल हैव बीन, इनका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर एक बात आपके समझ में आ गई होगी कि फ्यूचर का कोई भी हेल्पिंग वर्ब क्यों ना हो, सब में विल आएगा ही आएगा। तो मतलब ये तो आपके लिए आसान हो गया, अब आपको पहचानने की भी जरूरत नहीं। इनमें देखिए सारी चीजें अलग अलग है, लेकिन इसमें भी विल तो कॉमन है ही सब में, तो इस तरह से आप फ्यूचर को आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इनके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं, कहाँ पर क्या कैसे यूज करते हैं। तो प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब हमने देखी थी उसमें से जो इज एम आर है ये यूज होगा कोई काम लगातार चल रहा है। जब कोई काम लगातार चल रहा है आपकी आंखों के सामने या फिर लगातार हो रहा है तो वहां पर आपको इज एम आर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, हैज हैव का इस्तेमाल करना है जब कोई काम खत्म हो गया है या फिर जब कोई काम शुरू हो गया है। प्रेजेंट को लेकर आपको प्रेजेंट को लेकर बातें करनी है, ना कि पास्ट को लेकर। ठीक है, प्रेजेंट में कोई काम खत्म हो गया है। अब जैसे यहाँ पर हमने क्या काम खत्म कर दिया है, अभी बोलते टाइम हमने खत्म कर दिया है इज एम आर को पढ़ाना, क्योंकि इसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया कि कोई काम लगातार चल रहा है, तो मतलब जिसको हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट तक वो आपका क्या है, हैज हैव को बताएगा। ठीक है, तो कोई काम खत्म हो चुका है या फिर शुरू हो गया है। इसी तरह से डू डज का जब इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल हम ज्यादातर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, वो भी प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। ठीक है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, और हाँ सिंपल सेंटेंसेस में भी इसका यूज करते हैं। और फोर्थ नंबर पे आता है इज एम आर। इज एम आर के साथ देखिए जो हमने ऊपर देखा था कई बार इसके साथ बीइंग आता है लगा, तो ये क्या करेगा, जब इसके साथ बीइंग आएगा तो ये हमें पैसिव की तरह काम करके देगा। किसकी तरह, पैसिव की तरह। तो आगे से जब भी आपको इज एम आर के साथ बीइंग लिखा दिखाई दे तो आपको श्योर हो जाना है कि भाई ये पैसिव है। और जब हैज हैव के साथ बीन लिखा दिखाई दे
तो ये भी पैसिव हो सकता है 99%, ठीक है। कन्फर्म जब होगा जब इसमें इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। उससे पहले आपको कन्फर्मेशन नहीं लेनी है, क्योंकि हैज हैव का बीन के साथ तो इस्तेमाल हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, जहां पर आप सिंस और फॉर का यूज करते हैं। यदि आपको समझ में आ गया है तो, यदि आपने टेंसेज को पढ़ा है, और यदि आपको टेंसेज नहीं आते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए टेंस बाय चिंटू सर, आपको टेंस की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले है ना, ये यहाँ पर यूज होंगे। ये जो हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है ना, तो सब्जेक्ट हमने देख लिया है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर यूज होंगे, ठीक है। इनको भी हम देखेंगे। तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब ये हो गई। पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है उनमें वाज वर। देखिए ये जो वाज वर है ना, इसको हम इज एम आर के स्थान पर यूज करते हैं। इज एम आर का इस्तेमाल हमने किया था प्रेजेंट में कोई काम लगातार चल रहा है, लेकिन वाज वर का इस्तेमाल करेंगे जब कोई काम पास्ट में चल रहा था, लगातार रेगुलरिटी में था, कोई काम पास्ट में कंटिन्यूटी में था, तब आप वाज वर का इस्तेमाल करते हैं। हैड का इस्तेमाल करते हैं कोई काम खत्म हो गया था या शुरू हो गया था पास्ट में। इसी तरह से डिड का जब इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब होगा कि इसको हम ज़्यादातर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेज पास्ट के और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, ठीक है। वैसे तो ये पास्ट इंडेफिनिट में होता है यूज ज़्यादातर, लेकिन कई बार ना ये जो डिड है इसका इस्तेमाल हम एज ए मतलब मेन वर्ब की तरह भी कर देते हैं। वाज वर इनके साथ बीइंग का इस्तेमाल, मतलब ये पैसिव की तरह बात करेगा। मैंने देखा था ना, इज एम आर के साथ बीइंग पैसिव, वाज वर के साथ बीइंग पैसिव। वाज वर और इज एम आर दोनों कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं। वाज वर पास्ट में और इज एम आर आपका प्रेजेंट में यूज होता है। हैड के साथ बीन लगेगा तो ये पैसिव की तरह कार्य करेगा, लेकिन देख लेना है आपको इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी है तो फिर ये पैसिव नहीं है, ठीक है। फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब में आपको सब कुछ पता है, मैंने बताया था, इनमें सब में विल आएगा। यदि सिंपल विल है तो इसका मतलब है कि कोई किसी काम को करेगा आने वाले समय में। यदि विल के साथ बी है तो ये कंटिन्यूटी को दिखाएगा कि कोई काम किसी मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा आने वाले समय में। विल के साथ हैव है तो कोई किसी काम को कर चुका होगा आने वाले समय में, और विल हैव बीन है तो भैया ये तो फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर फ्यूचर में कोई काम स्टार्ट होगा और कुछ समय तक चलेगा और फिर मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का कार्य होगा। तो यहाँ पर समझ में आया। अब चलिए एक बार वर्ब के ऊपर थोड़ी सी ज्ञान ले लेते हैं। तो वर्ब की अब तक हमने 3 फॉर्म्स देखी हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लेकिन असलियत में इसकी फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म भी होती है, ठीक है। देखिए कैसे। जो इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये ज्यादातर आपकी मॉडल्स के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज होती है, ठीक है। और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो ज्यादातर क्या 99% आपकी पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है। ये एक ऐसा टेंस है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म को अपने पास चिपका के रखता है, किसी को देता ही नहीं है, ठीक है। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है ये तब यूज होगी जब आप मॉडल्स के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे और जब आप परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब परफेक्ट टेंस आपको कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, कोई भी परफेक्ट टेंस हो सकता है। और पैसिव वॉइस जो होते हैं उनमें आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है वो आपकी ज्यादातर, देखिए फोर्थ फॉर्म का मतलब है जब आप किसी वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, जैसे गो के साथ आईएनजी लगाकर बन गया गोइंग, वर्क के साथ वर्किंग, प्ले के साथ प्लेइंग, ठीक है। तो आईएनजी वाली जो फॉर्म्स होती है ना फोर्थ फॉर्म कहते हैं, और जिनमें एस या ईएस लगता है वो फिफ्थ फॉर्म आती है, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं ना आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कोई भी कंटिन्यूअस है। तो एक तो मॉडल के साथ भी दिखाई दे, कुछ हद में उनमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, कंटिन्यूअस टेंस में लगेगी और परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगेगी। और जो फिफ्थ फॉर्म है ये ज्यादातर आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगती है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पर हमने किस किस को देखा है, हमने पर्सन कॉन्सेप्ट को देख लिया, हेल्पिंग वर्ब को देख लिया और हमने मेन वर्ब को भी देख लिया है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।